प्यारे देशवासियों, आपको सशत नमन। जैसा कि आप सबको पता है कि अतुल सुभाष का एक केस जो बेंगलोर में इंजीनियर था, 9/12/24 को उन्होंने आत्महत्या कर ली। 120 मिनट की एक वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे वो रिलीज़ कर दिया, जिसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से मैटर चल रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। अब साथियों, मैं ये बात चर्चा करना चाहूँगा कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है 498 के दहेज के कानून को, कि इसके कानून की गलत केस की वजह से एक आदमी ने, पुरुष ने आत्महत्या कर ली। और आंकड़े सुनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया में कि 1.25 लाख, 1,20,000, 21,000 केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से 45,000 महिलाओं ने सुसाइड किया और 81,000 पुरुष ने। लेकिन मैं इस बात करना चाहता हूँ साथियों कि इस तरह के जो आंकड़े चल रहे हैं, ये खाली एक दहेज के केस के नहीं हो रहा जो भी गलत हो रहा है। बहुत सारे इसमें आरोप लगाए गए हैं। पहले तो हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं कि क्या क्या आरोप इनके द्वारा इस वीडियो के अंदर 120 मिनट के अंदर उन्होंने लगाए हैं। सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बात बोली है कि 9 केसेस उनके खिलाफ दर्ज करे गए उसकी वाइफ के द्वारा, जो कि 2019 में मैट्रिमोनियल साइट के द्वारा इनकी आपस में जानकारी हुई। 2020 में इनको एक बेटा हुआ और 2022 के अंदर इनका जो विवाद बढ़ते बढ़ते न्यायालय तक पहुंचा और 9 केस दर्ज हो गए 2022 से लेकर 2024 के बीच में, जिससे प्रताड़ित होकर, परेशान होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो इस निराशा में थे कि शायद अब इस देश का जो कानून है उनको जल्दी इस मकड़ जाल से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसको जो इंजीनियर था एआई का, और जल्दी नहीं निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, और उसकी जो जिम्मेवारियाँ थी अपने परिवार के प्रति, और जो उसकी ज़िंदगी के अंदर जो उसको 84 लाख योनियों के बाद ये जो जीवन मिला था, तब उसको ये लग रहा था कि ये जीवन मेरा ख़राब हो गया। और उसका अंदर सोशल उसकी इमेज बहुत डाउन हुई, उसकी मेंटल हरेसमेंट उसने फेस करा काफ़ी सारा, उसके परिवार ने, उसने, ये सब चीज़ें आ रही हैं कि मेंटल हरेसमेंट, फिजिकल एंड सोशल हरेसमेंट, फाइनेंशियल उसको कॉस्ट पड़ रही थी, फाइनेंशियल हरेसमेंट हो रहा था, और जिसका उसको निकलने का कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा था। तो साथियों, मैं इसके बाद आगे चर्चा करता हूँ कि इसके अंदर जिम्मेवार कौन कौन था। उन्होंने जुडिशरी में भी सवाल उठाए कि 5 लाख रुपए जज ने मांगे, 50-50 रुपये पेशकारों ने मांगे, तो जुडिशरी पे भी सवाल उठाए। अब जो सवाल जिन पर चर्चा होना है कि ये 9 केस के बारे में जो दर्ज हुए हैं, उनके परिवार को किसने सजेस्ट किया। जो लड़की के परिवार को ये बात 2022 से लेकर 2024 के बीच में किसने सलाह दी कि तुम अपने पति के खिलाफ 9 केस दर्ज करो। वो एक इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि एक साइलेंट एक्यूज्ड हैं, जिन लोगों को ये जानकारी थी और उन्होंने इसके अंदर उनको सलाह देके ये केस दर्ज करवाया उसके पति के खिलाफ। कोशिश और प्रयास ये होने चाहिए थे कि दोनों लोग मिलें। एक सोशल ऐसा एक हमारा सरकार फेल रही है, जुडिशरी में कहीं ना कहीं कमी रही है इस चीज़ की, सोशल हो सके, नहीं हो सका सोशल एक ऐसे दोनों के बीच के अंदर दूरियां ख़त्म करने का। दूसरा कि इसके अंदर फिर बात आती है कि जब कोई भी केस आगे बढ़ता है तो उसके अंदर ये जो केस होते हैं, ये प्रेशर टैक्टिस भी होती है लीगल एक्सपर्ट्स की, ताकि वो अपनी मन मर्जी समझौते करा सके। जैसे कि उसने बताया कि 1 करोड़ रुपए मांगे गए, प्रोटेक्शन मनी मांगी गई केस समझौता करने के बाद में, फिर 3 करोड़ की मांग करने लगी। उन्होंने जुडिशरी ऑफिसर को भी बताया तो जुडिशरी ने कुछ भी साथ नहीं सुना। अगर वो उस टाइम सुन लेते, इसको सीरियसली ले लेते, पुलिस को डायरेक्शन दे देते कि फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा दें और इसको प्रोटेक्शन का केस मनी का दर्ज कर देते, तो शायद वो इस प्रेशर टैक्टिस से जल्दी निकल सकता था। इसके बाद दूसरी बात होती है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी दोनों चीज़ें होती है। ऐसे केसेस दर्ज होने से पहले मोस्टली देखा गया डोमेस्टिक वायलेंस केस के अंदर भी एक प्रोटेक्शन ऑफिसर इंक्वायरी करता है, और पुलिस की एक डोरी सेल बनी हुई है CAW सेल, वो इंक्वायरी करती है। वहाँ भी अगर सही तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन और एक सिस्टम होता, मैकेनिज्म, तो जो है कि इंसाफ जल्दी हो सकता था। कि जैसे साइंटिफिक एविडेंस होता है जो साथ होते पुलिस अपनी मर्जी से काम करती है, CCTV फुटेजेस होती हैं, CDR एंड GP से लोकेशन होती हैं, व्हाट्सएप चैटिंग होती हैं, SMS होते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक चैटिंग है, टेलीग्राम ऐप है, ईमेल्स हैं, और ये सब चीज़ें अगर वो करें, पब्लिक विटनेसेस हैं, नेबर्स हैं, अगर वो इन सब चीज़ों को आधार बनाए, दूध वाले का बिल, और जो दूध वाले होते हैं, जो घरों में आने जाने वाले काम वाम वाली होती है, ये होता है। ज़्यादातर ये चीज़ें इसलिए करी होती है कि 2 विचारधारा हो जाती है। लड़की यूपी की थी, लड़का दूसरे शहर का था, और एक तीसरे शहर के अंदर बेंगलुरु में वो नौकरी करने चला गया। दोनों की विचारधारा और सिस्टम सेट नहीं हो पाया, लाइफस्टाइल सेट नहीं हो पाया, बच्चा पैदा होने की जिम्मेवारियाँ बढ़ गई, इससे विवाद बनते गए, विवाद के कारण नहीं बताए गए इसके मीडिया के अंदर, और उसने ये बात करेगी। इसके बाद होता है कि रोल तीसरा आता है प्रोसिक्यूशंस का, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकार ने अपॉइंट किए होते हैं कोर्ट को असिस्ट करने के लिए, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी ACR और अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में, कन्विक्शन कराने के चक्कर में, चाहे केस झूठा हो, वो अपना पुलिस की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। जब पुलिस ने कैसा भी काम किया है,
क्या फॉल्ट इन्वेस्टिगेशन करी है, लो क्वालिटी की इन्वेस्टिगेशन करी है, सबूत इकट्ठे नहीं करे, वो उसी के ऊपर चलते रहते हैं। फिर चौथा क्या होता है, जुडिशियल जो ट्रायल कोर्ट के एमएम के जो जजेस होते हैं उनका भी कंडक्ट कुछ ऐसा ही रहता है कि वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, जबकि 100 केसेस ये लोग सब करते हैं। पुलिस का पूरा जीवन इसी काम में निकलता, सुबह से लेकर शाम तक इन्वेस्टिगेशन में। एग्जीक्यूटिव सेल का, प्रोसिक्यूशन का यही काम होता है, जुडिशियल का, ट्रायल कोर्ट का यही काम होता है। पर वो फिर भी बहुत लेंथी ट्रायल खरीद देते हैं, जिससे एक आदमी का जो जीवन है वो निराशा में बदल जाता है। अननेसेसरी जो होता है कि एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसके ऊपर। फिर मेडिकल, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कुछ और भी बातें होती हैं जो जजेस वगैरह पब्लिक को उसकी करना चाहिए। मेडिकल एग्जामिनेशन, दोनों पार्टी एक दूसरे पे कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगाती हैं, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन शादी के पहले हो जाना चाहिए, ये नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो है एक जो है समस्याएं बनी रहती हैं और उनको कोर्ट के सामने आ नहीं पाती। इसके अलावा मैं साथियों बात करना चाहूँगा कि विचार तो बहुत सारे हैं। इस तरीके का जो माहौल बन जाता है शादी के अंदर, जो खर्चे होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारे खर्चे दिखावे के लिए किए जाते हैं और बाद में उसको दहेज का रूप दे दिया जाता है, ये देखना चाहिए। लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस नहीं डिस्कस किया गया कि उसने लड़की की शादी में कितने पैसे खर्च किए, कितने डोरी की डिमांड हुई और कितना क्या सारा चीज़ों का इसमें कहीं वीडियो में चर्चा नहीं है। दूसरा कि इसके अंदर ये चीज़ बात नहीं आई कि दोनों के लाइफस्टाइल कैसे थे, शादी के बाद और नौकरी के बाद दोनों के लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया, क्या नहीं आया, जो मेन इशू होता है। फिर कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर कहीं भी इसके अंदर ये बात डिस्कशन नहीं हो पाया कि अगर वो लड़की वाले जैसे बताता है कि पहले लड़की वाले कहते हैं कि लड़के ने 10 लाख रुपए दहेज के मांगे, इसके लिए कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी गई, कोई कुछ नहीं किया गया। इसके बाद लड़के ने आरोप लगाया लड़की वालों पर कि लड़की वालों ने उससे 1 करोड़ रुपए पहले मांगे, उसके बाद उसने 3 करोड़ रुपए मांगे और ये बात उसने जज को बताई, लेकिन जज ने उसकी नहीं सुनी। तो तब ये बात इंपॉर्टेंट थी कि जज साहब को ये देखना चाहिए था और पुलिस को डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि इसके अंदर सीक्रेटली एक इन्वेस्टिगेशन होती, मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगे जाते और प्रोटेक्शन का, एक्सटॉर्शन का केस दर्ज होना चाहिए था कि ये शादी ब्याह तोड़ने का, उसके आड़ के अंदर उससे एक्सटॉर्शन मनी मांगी जा रही थी लड़के से, जो वो की बहुत ज़्यादा था कि शादी के खर्चे के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए थी। अगर ये सब चीज़ें देखी जाती तो मेरे को लगता है कि नहीं, और ऐसा सिर्फ एक केस में नहीं हो रहा, बहुत सारे केसों में। और इसीलिए निराशा के अंदर जो अतुल सुभाष था उसने बात बोली कि कस्टडी मेरे बच्चे की मेरे फादर और पेरेंट्स को दी जाए, और उसने ये बात बोली कि जो मेरी जो खुदकुशी है, जो उसने 120 वीडियो लगी उसके अंदर इसने बात बोली कि मेरी जो अस्थियाँ हैं वो गटर में प्रवाहित कर, मुझे इंसाफ ना मिले, क्योंकि उसको मरते टाइम तक भी जुडिशरी पे फेथ नहीं था कि उसको इन समय पर जल्दी इंसाफ मिल पाएगा और उसके परिवार को दिक्कत ना है। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं हमारे देश के अंदर कि इस समय देश के अंदर चल क्या रहा है। और फिर उसने ये बात बोला कि मेरे खर्चे से मैं अपनी बीवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, जो उसके खिलाफ ही केस कर रहे हैं साथ देने के बजाय। और उसने ये बात बोला कि इस टैक्स से ये कोर्ट चल रही है, टैक्स के उसके टैक्स से ये सरकार चल रही है, उसके टैक्स से ही पुलिस चल रही है, प्रोसिक्यूशन चल रही है, सारी सरकारी एजेंसीज का खर्चा जो है उन जैसे और उससे ऐसे करोड़ों लोगों के टैक्स से ये सरकारें चल रही है। और उस टैक्स के पैसे से वो उसको कोई भी सुरक्षा नहीं मिल पा रही, उसको कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के से, राइट टू जस्टिस, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, इस तरह के जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है उसको नहीं मिल पा रहे। तो ये आज सारे देश के सामने होता है। ऐसे ही हमारे देश के अंदर जरूरत पड़ी, निर्भया का कानून बनाया गया, हमारे देश के अंदर और ऐसे वर्दी फाड़ने के पुलिस वाले केस बनाते हैं, और बहुत सारे आर्म्स एक्ट के ऐसे केस है जो फर्जी होते हैं, एनडीपीसी केस फर्जी होते हैं, प्लान किए जाते हैं, पहले कॉन्स्पिरेसी करी चीज़ जाती है, फिर प्लान किए जाते हैं, प्लान एंड प्लांट किए जाते हैं। तो ये लीगल टेरर भारत में क्रिएट हो रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय गृह मंत्री, लॉ मिनिस्ट्री और सबसे ज़्यादा हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो इसकी तरफ ध्यान दें, और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट सिर्फ दहेज के केस के अंदर ही कोई गाइडलाइन और एडवाइजरी जारी ना करें, कि सभी केसों में जानकारी करें कि जुडिशरी में करप्शन है या नहीं है, वहाँ पे जो स्टाफ है वो करप्शन करता है नहीं करता, पुलिस प्रॉपर एविडेंस अगर कलेक्ट नहीं करती है तो उसके लिए क्या करा जाए, और अगर जो प्रोसिक्यूशन अपना रोल ना निभाए तो उसके खिलाफ क्या करें। और कोई लीगल एक्सपर्ट्स कोई भी हो सकता है, ये तो पुलिस की एजेंसीज का भी हो सकता है, लॉ फैकल्टी से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो उसको गलत सलाह दे, अनवांटेड केसेस दर्ज करने की बात कहे, तो इन सब के ऊपर कोई गाइडलाइन एडवाइजरी जारी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। क्योंकि अगर हम जाते हैं, अगर मान लो विधानसभा में या अपना सांसद में और राज्यसभा में, तो बहुत लंबा प्रोसीजर है कानून के अंदर आने के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। मैं चाहूँगा कि वो जरूर करें और इस केस से सीख लें, ताकि देश के अंदर 140 करोड़ भारतीय जो है ये एहसास कर सके, इंडियन जुडिशरी पे उनका ट्रस्ट काम रह सके। भारतीय जुडिशरी की तरफ आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है, और भारत में क्या हो रहा है ये सभी लोग देख रहे हैं। तो इसी शब्दावली के साथ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। और ये
पार्ट 1 है आज 14/12/24 को। जल्द हम आपको 21 और 22 के आसपास जो है 21 से 25/12/24 के अंदर इसके अंदर को जो नए फैक्टर्स जुड़ेंगे, इसमें एक FIR भी दर्ज हुई है 9/12/24 को, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। इसी जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।